जेई मेन 3 साल तक तो दे सकते हो, ये तो है ही। 1 साल में कितनी बार दे सकते हो ये बताए तो। 1 ईयर जेई मेन्स आर अलाउड, तो 3 जेई मेन्स लाइकली ट्वाइस। तो कह रहे हैं कि अब की बार जो अभी चल रहा है कि 2 बार हुआ करेगा साल में, और 2 बार के बाद आप 3 बार 3 साल तक वो दे सकते हो। मैंने ओके सर, एक थैंक बार यू। नवोदय का एग्जाम क्लियर किया है, और मेंस 2 बार क्लियर किया है, और एडवांस मैंने हर बार फेल किया है। वही मेरा मैथ्स का इशू था। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को आईआईटी वगैरह मिल रही थी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स से वो लोग मान जाते, लेकिन वो कहते हैं कि मैथ्स में भी पास हो क्या हो, तब टोटल मार्क्स देख के फिर आईआईटी वगैरह मिलेंगे। तो ऐसे मेरा फेलियर था मैथ्स के अंदर, बहुत डिजास्टर रहता मेरा। मेरे -4 नंबर थे मेंस में भी, और फिर एडवांस में फेल हो गया था। कभी पढ़ाई नहीं मैंने मैथ्स। चलो, निकी गई हुई है, कोई और डाउट है तो बताओ। 5 मिनट का बोल के गई है। कोई ऐसे सब डाउट है कैरियर वगैरह के बारे में, बायो ले लेते। अरे जब हमने बायो मतलब मैथ बायो चूज की थी ना, मैं तो सरकारी नवोदय में था, मुझे कौन बताने वाला था कि ये ले लो बेटा वो ले लो। हमारे में ये रहता था। हाँ जी आशु, लिख दीजिए बच्चे, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हमें कोई ऐसे बताने वाला नहीं होता था कि ये ले लो वो ले लो। ऐसे ही ऐसे पर्ची डालते थे, अकड़ बकड़ करके चूज कर लिया। सर हाँ बायो मैथ्स के टफ बाद करियो फिर भी क्लीन आपने बुक। जेई मेंस क्लियर कर लिया। सर अब आप टीचर हो, बच्चे को पढ़ाते हो या और कुछ भी हो? देखो मैं 3 महीने के लिए तो, मैं 2022 में इंजीनियरिंग खत्म करी थी बीटेक, और 3 महीने मैंने एसी बनाने की कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर था मैं। लेकिन फिर हमसे वो सब ना हो पाया, मतलब बहुत बोरिंग काम है यार। फिर मैंने सोचा कि मुझे आती तो है ही केमिस्ट्री वगैरह, पढ़ा लेते हैं। कोमल क्या कह रही थी बच्चे? सर मैं ये कह रही थी कि आपको मैथ्स नहीं आती, आपने फिर भी जेई मेंस क्लियर कर लिया। अरे जेई मेंस वाले अलाउ करते हैं ना, जैसे वो लोग ये कहते हैं कि तुम चाहे 2 के अंदर फेल हो जाओ, ठीक है 2 में फेल हो जाओ, एक के अंदर 120 130 नंबर ले आओ उसी के ऊपर। मतलब हमारे टाइम पे तो ये सिनेरियो था, अब तो नंबर भी बदल चुके कि 200 नंबर पे एनआईटी मिलती है। हमारे टाइम के ऊपर 100 110 नंबर के ऊपर एनआईटी मिलनी शुरू हो जाती थी। 130 140 के ऊपर होम स्टेट लगा के बढ़िया, मतलब तुम एनआईटी के अंदर ब्रांच ले सकते थे। हमारे में ऐसा रहता था हमारे टाइम पे। तो मेरा क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया था, मैथ डिजास्टर था। मेरे मैथ में -4 ऐसे भी नहीं आते, मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तो मैं 0 लेने गया था। और फिर मैंने क्या किया, गलती से फिजिक्स के 4 आंसर मैथ के कॉलम में भर दिए, ऑफलाइन दिया था, तब मेरे -4 लग गए थे। मैथ से मेरा बड़ा वो था। बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ही चमत्कार है। आप लोग 2 सब्जेक्ट, अगर किसी का ऐसा है, देखो मैं ये कहता नहीं तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। एक सब्जेक्ट से अगर थोड़ी सी दुश्मनी है तो भी उस पर कोशिश करो। तो तीनों को बराबर रखो। अगर किसी का ऐसा कि नहीं संभल रहा है, तो मैथ वालों के लिए तो ये है। बायो वालों का तो ऐसा है कि उनको तीनों ही चलाने पड़ेंगे। मैथ में ऐसा है कि एनआईटी तो पहुंच ही जाओगे। पर फिर भी सुनैना ने मेरा बायो का काम किया है। अच्छा, सुनैना को अच्छी भी लगती है, यही तो दोस्ती होती है। चलो, निकी वापस आई है। निकी बेटा वापस आ गए? ठीक है आ गए, ठीक है। चलो, तब कर देते हैं शुरू। चलो बहुत बातें हो गई आज की, अब क्लास के बाद करेंगे बातें। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कोई मेरे को ये बताओ। मुझे देखने तो, कल ही तो था लास्ट टाइम, कल ही तो खत्म किया है लास्ट क्लास। सर एंट्रोपी पढ़ ली थी। एंट्रोपी तो पढ़ी ली थी, वो तो मुझे पता है। एंट्रोपी में कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर लिया था ये बताओ। अच्छा, कल कर लिया था आइसोथर्मल का। ये क्वेश्चन कर लिया था हाइड्रोजन वगैरह का। एक ये बता दिया था डेल एस, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस नहीं कराए, मुझे पता है क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाता। चलो, आज क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, और सब निपटा देंगे। चला जाए। तो आइसोथर्मल पढ़ लिया था, बीच के क्वेश्चन स्किप कर देते, सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन भी साथ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। आकृति कह रहे हैं नॉट एनआईटी इट इज नीट। तुम लोगों के लिए नीट है, हमारे लिए एनआईटी होता था। एनआईटी में 15 लाख, 14-15 लाख रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, 4-5 हजार बच्चे होते हैं। पैकेज का मुझे नहीं पता, मेरी तो पैकेज वैकेज तो ऐसे ही था। छोड़ो वो सब। रिकॉर्डेड लेक्चर का बता रहा हूँ, मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। नहीं आ रहे, मैंने मैसेज भी भेजा यार तुमको आज सुबह 4-5 बजे, पढ़ भी लिया करो मास्टर के मैसेज कि रिकॉर्डेड लेक्चर अभी नहीं आ रहे हैं। और मतलब कर रहे हैं उसके ऊपर काम, क्योंकि सिस्टम चेंज किया है। राज पूछ रहे हैं एनआईटी के बाद अप्रोक्स कितनी सैलरी होती है। बेटा मेरे दोस्त 60 लाख की सैलरी पे भी है, और मैं
मेरा तो मत कुछ, मैं तो लास्ट मिनिमम था मैं पूरे बैच में, क्योंकि मैं कॉलेज में भी फेल होता था बहुत। लेकिन मेरे दोस्त 60 लाख पे भी हैं और मैं 4 लाख पे भी था, तो 4 से 60 के बीच में देख लो, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरे दोस्त गूगल में भी हैं जो, मतलब हाँ एवरेज 14-15 मान सकते हो, जो बढ़िया एनआईटीज है। ठीक है भाई, एनआईटी ही होता है इंजीनियरिंग में। अच्छा, थोड़ा इधर उधर निकल जाते, ठीक है, समझ गए साथ, ओके। तो 14-15 का एवरेज मतलब मान सकते भाई। देखो वहां पे तो ना ऐसा है कि तुमको कोई भी ब्रांच मिल जाए, आजकल कंप्यूटर साइंस का जमाना है, तुमको चाहे कोई ब्रांच मिल रही है, आंख बंद करके कंप्यूटर साइंस पढ़ो और कंप्यूटर साइंस की नौकरी ले लो। मैं जैसे मैकेनिकल में था, मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी मेरी, और मैकेनिकल से होती है वो। मेरी पूरी की पूरी क्लास कोडिंग करके, और चाहे लाखों के भी पैकेज ले रही है। मैकेनिकल वालों का तो यही है, 5-6 मैकेनिकल का है, लेकिन सीएस में जाके आप कितना ही पैसा पकड़ सकते हैं। ठीक है, दुख साइंस लेने के बाद कभी नहीं खत्म होगा। अरे होगा यार, दुख तो देखो मेरे जीवन में कुछ दुख नहीं बचा, मेरे को कितना मजा आ रहा है जीवन में, तुम्हारे साथ रोज क्लासे करता हूँ। तो अभी तो तुम जिंदगी सीखोगे, अपने बारे में जानोगे। आदमी ना पूरी लाइफ लर्निंग की स्टेज है, अभी तो तुम्हें लगता है कि पैसा चाहिए, और मतलब होता है मिडिल क्लास आदमी, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, तो हर मिडिल क्लास आदमी के लिए जरूरत होती है कि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जैसे जैसे देखो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल संदेश अभी शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई करो, तुम्हारा सब कुछ इंप्रूवमेंट होता जाएगा, तुम्हारे थॉट्स बदलते जाएंगे। ठीक है, फिर पैसा ही सब कुछ नहीं रहेगा, और पैसा भी आता जाएगा। ठीक है सर, आप तो अमीर हो, मैं सिर्फ दिल का अमीर हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। ठीक है, इसका एंट्रोपी चेंज निकालना है, बस हो गई, बातें खत्म हो गई। और 40 मिनट के अंदर उम्मीद करनी है थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दें, बाकी इतनी देर का है नहीं, इसीलिए इतनी बातें कर ले। देखो डेलेस, अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है एडियाबैटिक का, तो आप क्या करोगे, Q/T। अब भाई एडियाबैटिक जो मेरा प्रोसेस है, उसका तो Q0 होता है, उसकी तो डेफिनेशन ही ये है कि Q0 हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, तो Q इक्वल कितना हो जाएगा भाई साहब, 0। यहाँ पे लिख दो डेल एस इक्वल 0/T, से कुछ भी टेम्परेचर हो वॉट एवर, डेल एस क्या आ जाएगा भाई साहब, 0। इसमें कोई भी मेरे को ऐसे नहीं पूछ देगा कि मास्टर दोबारा बता दो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस की हीट 0 होती है, हीट जैसे ही 0 करी आपका एंट्रोपी 0 आ गया, 0/whatever is 0। चलो जी आगे चलते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना चाहता है, क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर क्या रहेगा भाई साहब इसका, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपको डेरिवेशन करके ज्यादा नहीं बता रखा है, आपको ना सीधे सीधे यहाँ पे डेल एच लिख रखा है। जब एंथैल्पी मैंने मेरी क्लासेस में नहीं पढ़ाया था, जिनको मैं पढ़ा रहा था, लेकिन बता देता हूँ, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो एंथैल्पी चेंज जो है वो मेरे हीट के बराबर आता है। जब कभी अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल एच एंथैल्पी चेंज जो होता है वो उस प्रोसेस के हीट के बराबर आता है, क्यूपी लिख देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हीट। ठीक है, अपने को हीट ही चाहिए इस प्रोसेस की, अपने को एंट्रोपी चाहिए तो क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो इसका थोड़ा सा एंथैल्पी और और, हीट में दोनों में डिफरेंट होता है या सेम होता है? नहीं नहीं, सिर्फ इस केस के अंदर ये सेम होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट के केस में सेम होते हैं। क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ। डेल एच जो है आपका, डेल यू प्लस पी डीवी लिख लो, या डेल पी भी लिख लो। ठीक है, डेल पी भी मान लो, डेल पी भी, डेल पी भी प्रेशर आपका ये हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो डेल एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल यू प्लस पी डेल वी। डेल यू क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, Q प्लस डब्ल्यू Q प्लस प्लस डब्ल्यू। पी डेल वी। ठीक है, और अगर आप डब्ल्यू को लिखोगे तो डब्ल्यू होता है बच्चों माइनस पी डेल वी। ठीक है, मैं बेसिक यूज कर रहा हूँ कि सिंपल सिंपल वाले फॉर्मूले यूज कर लिए, आप अगर इंटीग्रेशन वगैरह वाले करोगे उनसे भी यही चीज आती है। मैंने सिंपली, क्योंकि मेरे को प्लस माइनस करके काटना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों माइनस पी डेल वी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे इस डब्ल्यू को माइनस पी डेल वी लिखोगे ना, ये वाली चीज अगर ये यहाँ पे माइनस पी डेल वी आपने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, पी डेल वी, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, यानी कि वर्क मर जाएगा, वर्क की टर्म मर जाती है, और आपका डेल एच क्या आ जाता है, क्यू के बराबर आ जाता है। इन केस ऑफ व्हाट, प्रेशर कांस्टेंट। वो मैंने कहा यूज किया बच्चों, ये वाला जो डेल था, इसके अंदर से पी को बाहर लाने के लिए मैंने कहा कि ये कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक के अंदर क्या होता है, आपका पी कांस्टेंट होता है और डेल एच किसके बराबर आ जाता है, हीट के बराबर। अदरवाइज डेल एच हीट के बराबर नहीं है। डेल एच का रियल फॉर्मूला डेल एच इक्वल डेल यू प्लस डेल पी वी, ये होता है।
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस के अंदर इसकी जो वैल्यू आ जाती है हीट के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दी कि ये हीट के बराबर होता है। और आप जो क्या करेंगे, आप इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे आइसोबारिक के, डेरिवेशन, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये सब डेरिवेशन वगैरह ना ज्यादा काम नहीं आते। अब जैसे एंथैल्पी का मैंने करके बताया कि हीट के बराबर आता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं कि क्या एंथैल्पी प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी चेंज हीट के बराबर होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस तक यही आता है। एडवांस को हम अभी सीधा टारगेट नहीं कर रहे हैं, एडवांस में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस होता है। आदमी पहले मेंस की तैयारी करता है, एडवांस के बीच में 2 महीने मिलते हैं, तब फिर एडवांस स्पेशल चीजें पढ़ाई जाती है जो सिर्फ एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है। एडवांस सिलेबस मेंस से थोड़ा सा अलग होता है, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम मेंस तक की बात कर रहे हैं। मेंस और नीट ठीक है सेम लेवल पे आते हैं, इसलिए हम कॉमन चला सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस डेरिवेशन बेस्ड ज्यादा नहीं आते, तो मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे लिख रखा है, मैं भी लिख के बता देता हूँ। डेल एस सिस्टम जो आएगा वो NCP ln T2 by T1। क्वेश्चन के अंदर लिख रखा होगा आइसोबारिक प्रोसेस है, आपको वैल्यूज दे रखी होंगी T2 T1 CP की। अगर इनकी नहीं दे रखी होगी तो कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे कि आप T2 T1 कैलकुलेट कर सको, जैसे कि प्रेशर दे रखा होगा, V1 और V2 दे रखा होगा और मोल्स दे देंगे। तो आप क्या करोगे, प्रेशर P तो कांस्टेंट है, P इंटू V1 इक्वल NR T1, यहाँ से T1 की वैल्यू ले लोगे। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को लंबा कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ आपके इस फॉर्मूले की होगी आपको। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे, अलग अलग वैल्यूज निकाल के लाओगे, फाइनल फॉर्मूले के अंदर आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, आइसोबारिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला आ गया, ये हो गया। किसी को ज्यादा ही हो कि सर मेरे को तो डेरिवेशन ही चाहिए, तो उस चीज के लिए भाई मेरे को मैसेज कर दिया करो, मेरे पास हर चीज का डेरिवेशन है, मुझे भी आता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जो चीज काम नहीं आनी ना उसको दिमाग में भर के कोई फायदा नहीं है, दिमाग की मेमोरी भर के कोई फायदा नहीं है, इसका डेरिवेशन कहीं काम नहीं आता। मैंने तो पढ़े थे मेरे टाइम पे और कभी काम नहीं आए, तो मेरे को पता है। ना ही प्रीवियस ईयर्स में एडवांस वाले भी कभी ना बहुत ज्यादा इतना भारी थर्मोडायनेमिक्स जो है ऐसा टॉपिक है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपको ग्रेजुएशन में यूज करना होता है, तो इसलिए इसका इंट्रोडक्शन अभी 11वीं में दिया जाता है। असली जो भारी लेवल है इसका ग्रेजुएशन पे, तो इनके इन डेरिवेशंस के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन तो निकाल देंगे, लेकिन वो बिना बात के काम का ही नहीं, हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है। चलिए, ऐसे ही आपका जो है आइसोकोरिक का फॉर्मूला यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ। डेल एस सिस्टम किसके बराबर आ जाएगा, NCV, उसके अंदर CP लिखते हैं, इसके अंदर CV लिख देंगे, ln T2 by T1। ठीक है, यहाँ पे एक बात और लिख रखी है कि ना डेल सराउंडिंग क्या होगा। डेल सराउंडिंग जो होता है आपका रिवर्सिबल के केस के अंदर तो सेम आ जाता है, बस माइनस साइन लग के। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल के अंदर आपके टेम्परेचर वगैरह सेम रहते हैं। ये फॉर्मूले हो गए, आप यहाँ से देख लेंगे, दोनों के ऊपर बॉक्स मार दिया, जो लिखा था वो मिटा दिया, एक बार के लिए दिखा देता। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रहे, एंट्रोपी में 7 फॉर्मूले हैं, लगभग 7 या 8। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका जब रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस चलेगा, तो आप अगर सराउंडिंग का डेल एस निकालना है तो सीधे सीधे सिस्टम के डेल एस का माइनस। ठीक है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है तब आपको सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है Q/T, जो मैंने साइड में भी लिख रखा है, उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग का हीट चेंज निकालो, वो Q हो जाएगा। अब वो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, सराउंडिंग का ये मोलर हीट कैपेसिटी है, इतना टेम्परेचर चेंज आया है उसमें, ऐसे करके आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आप वहाँ पे हीट निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई T, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, चलिए ये फॉर्मूले हो गए, सबके अंदर फॉर्मूले ही बताने हैं। ठीक है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, वो भी आप देखो फॉर्मूले बेस्ड है, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे का डाल रखा है ताकि आप लोग कर सके। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछता है भाई साहब। ठीक है, फ्यूजन, वेपराइजेशन, फेज ट्रांजिशन की बात चल रही है। फेज ट्रांजिशन में आपको बता देता हूँ ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साइड में लिख के बता देता हूँ। फेज ट्रांजिशन जो है, फेज ट्रांजिशन, अच्छा एंथैल्पी पता क्यों लेके आए थे, एंथैल्पी इसलिए लेके आए थे कि आपके जो रियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ज्यादातर ओपन टू एटमॉस्फेयर चल रहे होते हैं, आपका बीकर ना ऐसे एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट में होता है। और जब आइसोबारिक प्रोसेस का सबसे शुरू में पढ़ाया था ना, तब ये बोला होगा कि अगर कोई प्रोसेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो उसका प्रेशर रह जाएगा कांस्टेंट, हमेशा उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और वो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगा, यानी हमारे रियल लाइफ जो प्रोसेसेस थे
वो आइसोबारिक थे, इसलिए डेल एच को लेके आया था कि डेल एच हम निकालेंगे और उससे हमें हीट ऑफ प्रोसेस मिल जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हमारा एंथैल्पी और डेल एच सेम आते हैं। तो एंथैल्पी का जो रियल जो मोटो था वो यही था कि प्रेशर कांस्टेंट के प्रोसेस है ना, उनकी हीट हमको मिल सके। अब देखो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मानते हैं, कोई भी फेज ट्रांजिशन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जब ये पढ़े जाएंगे ना आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी ग्राफ आता है और इक्विलिब्रियम में भी ये बात करेंगे, जब फेज ट्रांजिशन होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन होगा। अब जैसे ही ऐसा होगा आप क्या लिख देंगे, डेल एच साहब हमारा बराबर आएगा हीट ऑफ प्रोसेस के, ठीक है, जो भी चीज हो रही है। तो अब देखो अगर आपको लिखना है डेल एच, पहले तो लिख लो फेज ट्रांजिशन, कोई भी फेज ट्रांजिशन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखोगे Q बाई टी, और क्योंकि ये हीट प्रेशर कांस्टेंट के लिए मैंने बोल दिया कि फेज ट्रांजिशन के अंदर आपको कांस्टेंट प्रेशर ही आएगा, तो ये आपके कांस्टेंट हीट सॉरी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट बाई टी लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखोगे, हीट आपकी किसके बराबर आती है, डेल एच के बराबर आती है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे टी। यानी अगर कोई भी आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके अंदर जो आपकी एंट्रोपी चेंज आता है वो डेल एच बाई टी आ जाता है। अब अलग अलग लिख लो, अगर आपका डेल एच फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या लिख दोगे, डेल एच फ्यूजन बाई टी। आपका अगर डेल एच वेपराइजेशन हो रहा है, कहाँ गया और सबमिट गया, ठीक है सुन तो लिया ना तुमने, एट कांस्टेंट प्रेशर, दोबारा लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, ये बहुत धोखा करता है मेरा आईपैड कई बार। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच इक्वल क्यूपी, ठीक है, एंड फेज ट्रांजिशंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। सो डेल एच फेज ट्रांजिशन पीटी से लिख दिया ब्रैकेट में इक्वल क्यू ऑफ प्रोसेस लिख लो या क्यू पीटी लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब पता है ना कि हीट के बराबर होगा जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस चल रहा है आपका एंथैल्पी चेंज। अब साइड में लिख दो कि डेल एस अगर आपका फेज ट्रांजिशन के लिए लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा क्यू पीटी बाई टी, और क्योंकि क्यू किसके बराबर है, डेल एच पीटी के बराबर है, दिस बाय दिस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ भी नहीं पता, झोल सिर्फ इतना करते हैं, आपको ना एंट्रोपी पूछेंगे फेज ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे एंथैल्पी दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए एंथैल्पी और हीट रिवर्सिबल में एंट्रोपी क्या होता है, रिवर्सिबल में मतलब अलग अलग प्रोसेस का है ना, मैंने बताया ना। रिवर्सिबल के लिए आपका सराउंडिंग के लिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, सराउंडिंग के लिए आपको रिलेशन माइनस डेल एस सिस्टम मिल जाएगा, और अदरवाइज तो यही है बेसिक, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, क्यू बाई टी निकालो किसी भी प्रोसेस का, हीट बाय टेम्परेचर, और अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप डेल एस कैसे निकालोगे, डी क्यू बाई टी से, ठीक है, ये रहा, बस इतना है। एंट्रोपी क्या होती है रिवर्सिबल में, एंट्रोपी चेंज होता है, सीधी बात है, एंट्रोपी कोई नहीं निकलवा रहा था, एंट्रोपी सिर्फ ऐसे निकलवाते हैं, एस को जितने भी मोल्स हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करके ऐसे निकलवाते हैं, एस का कोई और फॉर्मूला नहीं होता है, या ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी अपने बुक्स में लिख रखी है, उसको नंबर ऑफ मोल्स या केजी अगर मास से दे रखी है स्टैंडर्ड एंट्रोपी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम पे डेल एस आ जाएगा। अदरवाइज डेल एस का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बना रखे हैं, ये जैसे मैंने ऊपर ये वाला फॉर्मूला बताया, ये सब बताया, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आइसोबारिक आ रहा है तो उसका हम कंसर्न नहीं लेते, हमारे रिवर्सिबल ही आ रहा होता है, ठीक है। इतना बता दिया कि अगर आपने रिवर्सिबल आपको सराउंडिंग की निकालनी है तो फिर आप वही फॉर्मूला लगाओ बेसिक वाला। अब इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला हमें कहता है कि डेल एस बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोबारिक का, तो फिर आपके पास यही होगा क्यू बाई टी, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्यू दे रखा होगा या क्यू निकालने का कोई तरीका दे रखा होगा, फिर इस बेसिक प्रोसेस से जाओगे आप, इसका कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है फिर, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया था, डेल एस फेज ट्रांजिशन क्या लिख रहा था मैं, डेल एच के बराबर होती है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपकी हीट बराबर होती है डेल एच के। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डेल एच दे रखा है तो आप ये देख जाएंगे
कि डेल एच जो है डेल एच से भी निकल सकता है फेज ट्रांजिशन में, क्योंकि आपका डेल एच ही हीट के बराबर होता है। अब इसको चाहे अलग अलग लिख लो, डेल एच फ्यूजन जो है वो डेल एच फ्यूजन के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी, और डेल एच वेपराइजेशन जो हो जाएगा डेल एच वेपराइजेशन बाई टी। बताओ रिवर्सिबल का समझ आ गया सत्यम? आपको फिर क्यू बाई टी से जाना पड़ेगा। रिवर्सिबल के सबके पक्के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले किसका निकाला था? आइसोथर्मल का, NrLn V2/V1। उसके बाद किसका निकाला? एडियाबैटिक का बोल दिया 0। उसके बाद आइसोबारिक और आइसोकोरिक के निकाल लिए। आइसोबारिक का जाता है NCP-Ln T2/T1 और आइसोकोरिक का जाता है NCV-Ln T2/T1। उसके बाद फेज ट्रांजिशन भी बोल दिया, कुछ मत करो, डेल H/T। सिंपल क्वेश्चन कर लो। अब ये यहीं पूछ रखा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, ये तो मैंने बता ही दिया, साइड में लिख रखा है। फर्स्ट वाला हाँ, सर, कौन सा वाला? ए पार्ट, फर्स्ट वाला। ई, तुमने क्या नीचे आंसर पढ़ लिया क्या? नहीं, अभी आप बता तो रहे थे ये। तो देखो अब इसके अंदर, अच्छा डेल यू लिख रखा है क्या मैंने इस वाले पे? हाँ सही है, चलो चलो ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, यही आएगा डेल एच फेज ट्रांजिशन बाय टी। नीचे वाला में क्या दे रखा है? डेल यू बाई टी दे रखा है, डेल एच बाई पी दे रखा है, तो ये सब नहीं है। तो ये वेपराइजेशन के लिए पूछा है तो डेल एस पी क्यों लिखा है? ये बिना फेज ट्रांजिशन का पी लिख दिया है। नोटेशंस कुछ भी लिख देते हैं आपको, बाकी ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे पी लिख रखा होता और नीचे कहीं पे डेल एस बी इक्वल डेल एच वी बाई टी लिख रखा होता, फिर वो ऑप्शन आता। अगर आपको यहाँ पे ऐसे ही जो एस वी वाले दे रखे हैं इनके अंदर कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा होता डेल एच वी बाई टी, फिर वो ऑप्शन टिक करते हैं। लेकिन आपने देखा जहाँ पे डेल एस बी लिख के दे रखा है वहां पे तो बिल्कुल ही गलत बात लिख रखी है, डेल यू बाई टी थोड़ी हो सकता है। नीचे वाले में और क्या दे रखा है? डेल एच बाई पी दे रखा है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ये आपका सर ए फिर वाला इसे ऑप्शन ठीक हो जाए। नन ऑफ द अबव नन भी ऑफ तो दिस, देगा। नन ऑफ द अबाउ। देखो अब ये ना, ये पेपर वाइज होता है और ऐसे फ्रॉड ना एडवांस में तो होते नहीं है, मेंस वाले कर देते हैं और नीट वाले भी कई बार कर देते हैं। कह देंगे हम तो पी से बोल ही नहीं रहे थे वेपराइजेशन, हम तो कुछ और बोल रहे थे पी से। ठीक है, और नन ऑफ द अबाउ आंसर है। बाकी ऐसा होता है, आप ना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को उठा के देख लो, ऐसा काम कर देते हैं कि दो ऑप्शन फेवरेबल होते हैं, फिर उस दिन किस्मत का तुक्का मारो कि वो लोग किसको सही मानने वाले। बाकी अपने को लॉजिक पता है ना क्या है? ओके सर। अपने को लॉजिक पता है यस सर। बस। तो ऐसे ये तो चलो इस क्वेश्चन में छप गया, हो सकता है कहीं पे ऐसा कुछ ना हो, नन ऑफ दबाव की जगह कुछ और गलत दे रखा हो, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस तो तुम प्रीवियस ईयर के उठाओगे ना, ये बहुत मिलता है। मेंस हर साल अपने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर ठीक करता है, क्योंकि बच्चे ना क्लेम कर देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत होता था, और उस टाइम पे नीट नीट के ना कोर्ट में जाके एक बार तो नीट पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ा था। ऐसी ऐसी चीजें होती थी, पहले बहुत होता था, अब एनटी के टाइम पे थोड़ा सुधर गया है। तो अपने को सिर्फ लॉजिक आना चाहिए और अपने को कोर्ट भी नहीं जाना, कोई ना कोई चला जाता है और हमारा आंसर ठीक मिल जाता है हमको। ग्रेस मार्किंग बहुत ही दी जाती है। अब जैसे यहाँ पे ए और डी दोनों ऑप्शन है ना, तो पहले मेंस क्या करेगा? कह देगा हम डी को मान रहे हैं जी। फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, फिर कह ठीक है ए वालों को भी नंबर दे देंगे, डी वालों को भी नंबर दे देंगे। मेरे को 17 नंबर की ग्रेस मिली थी एक बार मैथ्स में, जे मीन्स 2017। सर फिर तो आप नहीं, फेल होने समझ गए। हाँ मतलब उसमें भी मेंस में निपटता। 17 की ग्रेस नहीं थी, 17 नंबर आ गए थे क्योंकि ग्रेस मिली थी। 17 की एग्जैक्ट ग्रेस नहीं थी, ग्रेस होगी पता नहीं कितने नंबर की थी। उनने क्या किया था, अगर किसी भी बच्चे ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, कोई भी ऑप्शन मार रखा है, उसे पूरे 4 नंबर दो। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन के अंदर मेरे को ग्रेस मिल गई थी। ठीक है जी। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये बताओ। सर डेल्टा एच अपन टी करेंगे ना इसमें। इसमें क्या करोगे? डेल्टा एस अपॉन टी। तुम ऐसा कहना चाहते हो शायद, डेल्टा एस इक्वल
Q/T कर लो, यस यस सर ये हीट ढूंढ के Q लाओ by कहाँ से लाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते हो ना उसके अंदर से चीजें लिखनी शुरू करो। टेम्परेचर दे रखा है सर 300 केल्विन हाँ दे रखा है, तो टेम्परेचर से हीट और कैसे निकालोगे? हीट निकालना है। कैसे? टेम्परेचर चेंज होना चाहिए आपके पास। अगर आपको हीट निकालनी है टेम्परेचर की मदद से, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला MCM डेल टी। तो पहले डेल टी के अंदर टी फाइनल, टी इनिशियल लेके आओ, फिर CM लेके आओ, फिर मोल्स लेके आओ। यहाँ पे आप हीट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको क्या कैलकुलेट करना है? डेल एस। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा रखा है एज इट इज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन हाँ इसको आप कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डेल एस का मतलब क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूलों पे मत जाओ कि डेल एस का मतलब यही होता है Q/T, या फिर डेल एस का मतलब मिलेगा NCP ln T2/T1। सिर्फ यही नहीं होगा। डेल एस का बेसिक मतलब बताओ। डेल एस का बेसिक मतलब क्या होता है? S फाइनल माइनस S इनिशियल। एंथैल्पी पढ़ाओ क्या? वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि डेल H इक्वल यस H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ही फाइनल चीज है और जो आपकी रिएक्टेंट है वो इनिशियल है। बेसिक डेफिनेशन से जाओ। सर इसमें दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे ऐड ऑन करके। बस यही तो करना होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर दिमाग भी लगाना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको थ्योरी में लिखा मिलेगा। अगर हर क्वेश्चन की थ्योरी लिखाने लग गए ना तो फिर थ्योरी 500 पेज की बन जाएगी। हर क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें बता दो। यस हाँ भाई कोई तो बताओ मेरे को आंसर। -218.4। -218.4 माइनस है तो सही हो सकता है। मैंने तो कैलकुलेटर नहीं किया है, बाकी बहुत सिंपल है। एक मिनट। पानी का 68 दूनी 120 और 16 136। ऑक्सीजन का 201। 201 के अंदर 240 और 12 252। 252 201 453। और पानी का कितना मिल रहा था? 200 136। ना 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 गलती कर दी ना तुमने, जल्दबाजी में कर दी गलती। देखो यूनिट देखो क्या दे रखी है, और ये देखो कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है आपको। तीन सौ 18.4। चल मैं कैलकुलेटर्स करके देख लेता हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया। इसमें थोड़ा हुआ है। अगर 200 कोमल तुमने 200 बताया ना 218। यस सर। देखो दोबारा क्या किए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। 340.2 आ रहा है। ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। 68 into 2 माइनस सर -81.2 आ रहा है। हाँ हाँ बताते जाओ। सर -318.4 आ रहा है। हाँ ठीक है, अब लगाया ना देखो दिमाग, मोल मल्टीप्लाई करके 318.4 सुनैना का बिल्कुल सही है। सर वो उस टाइम तो कैलकुलेशन में गलती हो गई थी तो इसलिए वो 3 की जगह 2 आ गया था। अच्छा मोल से मल्टीप्लाई किया था। यस हाँ सर मैं भी वो देख तो रहा लिख कि दिया था। सही आंसर 318 है तो 218 कैसे आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो और झोल है। चलो भाई बाकी लोग भी बताओ, किसने बताया था मेरे को 340? वो जरा सामने आए। सर मैंने गलती से बोल दिया था। हाँ हाँ मैं सोचा वो सामने भी नहीं आएगा क्योंकि उसको बोल दिया है कि आंसर इसका 318 है। कहेगा मैं तो था ही नहीं, मास्टर ने देखा। सर मेरी 3 बार गलत वाली आई, चौथी बार में सही आ गई। आ गया? ठीक है भाई सब बताओ देखो यार कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं ताकि मैं ना अटकूं। सर आ गया। सर मेरा तो माइनस का 318 आ रहा है। आ गया ना? बस ठीक है। चलो क्या करना है इसके बाद? गिब्स और थर्ड लो, और बचते 15 मिनट। चलो देखो भाई, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ है वो सुनेंगे अब शांति से।
एक गलती कभी मत किया करो कि जब मास्टर उत्तर बता रहे हैं तब भी सोल्व कर रहे हो कि कोई बात नहीं, ये खत्म करेगा, उससे पहले क्या पता मेरा ही सही आ जाए। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो छूट गया ना मास्टर का बताया। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। चलो क्या करना है, मानता है कि एक रिएक्शन चल रहा है 2H2 प्लस O2, इससे 2H2O बन रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये क्या केमिकल रिएक्शन। अब देखो जितना भी हमने एंट्रोपी चेंज की बात करी, कहीं भी मैंने तुम्हें केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करी, हर जगह ना प्रोसेस के लिए फॉर्मूले बता दिया, अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या क्या फॉर्मूला ऐसा बता दिया, ठीक है जी ये बता दिया। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करोगे, फिर तुम्हें कुछ चमकना चाहिए, इसके ना डेल बोल रहा है, तो डेल का एक मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी भी तो होता है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फाइनल एंट्रोपी क्या होगी, सारे के सारे आप प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी जोड़ दो, यानी कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल क्या थे, सारे के सारे जितने भी रिएक्टेंट्स थे उन सब की एंट्रोपी जोड़ दो। तो आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो। अब इसको साइड में लिखो, एस फाइनल और एस इनिशियल निकाल लें। एस फाइनल क्या होगा भाई साहब, एंट्रोपी ऑफ H2O, ठीक है जी। कोई बोल रहा था कुछ, डाउट है? सर आपने चलो। 2 इंटू में क्यों नहीं करा? अभी करूंगा ना, रुक जाओ, बताता हूँ क्यों नहीं करा, अभी रुक जाओ। एस फाइनल चाहिए SH2O, यानी कि एंट्रोपी पानी की चाहिए जितना भी है वो, ठीक है। वो कैसे आएगा भाई साहब, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी। आपको क्या चाहिए, टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी को थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल एंट्रोपी निकालनी है एस फाइनल। तो उसके अंदर जितनी भी चीजें पहले उनको लिखो, जैसे कि एस इनिशियल में लिखूंगा कि जितनी भी चीजें क्या क्या है, H2 की एंट्रोपी और O2 की एंट्रोपी, इनको जोड़ दो, फिर इनकी एंट्रोपी जो SH2 है, SO2 है, उनको कैलकुलेट करूंगा, उनको फिर स्टैंडर्ड एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करें। आया बच्चे समझ, क्यों नहीं लिखा पहले? यस सर। अब लिखो 2 गुना स्टैंडर्ड एंट्रोपी किसकी, पानी की, पानी की स्टैंडर्ड एंट्रोपी कितनी थी H2O की, 68 जूल पर केल्विन पर मोल थी, ये 2 मोल हो जाएंगे, तो ये मोल से मोल कट जाए, कितनी आई 6 दूनी 12 136, 136। 136। बिल्कुल, जूल पर केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी किस में होती है, जूल पर केल्विन पर मोल में, कभी अगर केजी में दे देगा तो भी हो सकता है, तो वहां पे आपको मास मल्टीप्लाई करने के लिए मिल रहा होगा। भाई अपने पास क्या आ चुका है, एस फाइनल आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, एस इनिशियल चाहिए अपने को, एस इनिशियल, एस इनिशियल, एस इनिशियल के अंदर क्या लिखोगे, SH2 प्लस SO2, जैसे वहां पे मोल्स का मल्टीप्लाई के स्टैंडर्ड एंट्रोपी में H2 के से, यहाँ पे H2 कितने मोल है, 2 है, तो 2 गुना H2 की एंट्रोपी सबसे पहले वाली है 126.6 प्लस SO2, इसका एक ही मोल है रिएक्शन में, तो इसके लिए क्या होएगा, प्लस 210.2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, मैं कैलकुलेटर कर लूं तब तक। 454.4। 454 463 आया यार मेरा, तो मेरा गलत है क्या? सर 463 आ रहा है। हाँ यार 463 आ रहा है, देखते 318 मैच हो गया, मेरा कैलकुलेटर भी गलत है। सर आपने 210 लिख दिया ना, वो 201 आएगा। अच्छा हाँ यस सर, 201 है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो गलती, मैं तो बहुत गलती करता हूँ। 201 201.2, यानी इसके अंदर से 9 घटा दो, 454.2 454.2 जूल पर केल्विन भाई साहब। अब क्या आ गया, एस इनिशियल और एस फाइनल दोनों आ चुके, कर दो डेल एस की वैल्यू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यानी कि 136 माइनस 454.2 जूल पर केल्विन, ठीक है, पूरे पे लिख दो ऐसे, माइनस 136, उत्तर आ जाएगा 318.2 जूल पर केल्विन। अब जिसने भी सॉल्यूशन बनाया या जिसने चमत्कार किया या हमने किया, सबका 318.4 आ रहा है। मैंने अब भी कुछ गलती कर दी क्या? 0.4 है सर। ये 454.4 है, चलो यस सर। सच, क्योंकि 6 से हाँ 6 दूनी 12 और 2 14 समथिंग आना चाहिए। चलिए समझ आ गया ना,
कैलकुलेशन की तो भूल चूक माफ, अब अगली क्लास में पूरा याद रहेगा, मैंने पहली बार किया है क्वेश्चन, तो अगली बार तो हो जाएगा। और सर चलिए। माइनस भी तो आएगा, हाँ सर माइनस भी तो लगेगा। हाँ हाँ सॉरी यार, माइनस पूछो, माइनस माइनस बिल्कुल माइनस आएगा, क्योंकि आपके फाइनल जो एंट्रोपी है वो कम है, नेगेटिव आएगा एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अभी एंट्रोपी चेंज के बारे में स्पॉन्टेनिटी की बात करें, जब गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे ना स्पॉन्टेनिटी की भी बात करेंगे कि नेगेटिव एंट्रोपी आपका नॉन स्पॉन्टेनिटी को क्या बोलते हैं, इंडिकेट करती है। यहाँ पे आप देखोगे इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, H2 से O2 और लिक्विड बन जाए, H2 गैस और O2 गैस रिएक्ट करके लिक्विड बना ले, ऐसा नहीं होता है, आपको ना बाहर से हीट वगैरह देनी पड़ती तब ये रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे जब गिब्स एनर्जी तब स्पॉन्टेनिटी देखेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, ये उसी टाइप का है। और कोई देखे नहीं, सभी ऐसे, यही कर लो, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आइसोथर्मल का करा दिया था ना कल शायद, आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ये कर लो जल्दी से, 3 मिनट में इसका आंसर बता दो, फिर जो है 10 मिनट में गिब्स एनर्जी खत्म कर देंगे। सर ए। एक ठीक है, पर 30 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है। पोटेंशियल 2 HCl, HCl का कितना है, HCl का हो गया 0.19 into 2 minus 0.22 minus 0.13। (0.38 minus 0.22 minus 0.13) 0.19 HCl की है, 0.22 इसकी, 2 HCl बन रहे हैं, 19 0. सर आपने जो लिखा है ना 0.90 से इंटू करा 2 को तो 0.38 आता है। हाँ तो अभी तो मल्टीप्लाई नहीं किया है ना मैंने, इक्वेशन ही तो लिखी है ना, ये लिखा, इसके अंदर से ये माइनस कर दिया, ये वाला ये माइनस रहा और ये रहा, इसको लिखते हैं 0.38 माइनस 0.22 माइनस 0.13। आगे आंसर आगे 0.03 ये बन जाएगा किलो जूल, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 30 जूल आ जाएगा, 30 जूल पर केल्विन मतलब। तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करता रहता हूँ, छोटी मोटी ऐसे लिख देता हूँ। अभी आंसर थोड़ी बता, आंसर के अंदर पूरा लिख दो। चलिए, हाँ भाई सबका ए आ गया, यस सर। ठीक है चलो सुन लो, अब पिछला सबको समझ आ गया, जल्दी से इसको कर देते हैं। क्या करोगे, फिर से वही करना है, डेल एस आपका एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एस फाइनल के अंदर क्या है, HCl, HCl के कितने 2 मोल है, एक की होती है 0.90 माइनस क्या करोगे Cl2 का 1 मोल है, उसकी कितनी है 0.22, उसके बाद किसकी है 0.13 आ जाएगी हाइड्रोजन की, ये आता है 0.03। लेकिन देखना ध्यान से, आपका जो है किलो जूल पर मोल पर केल्विन में था, तो यहाँ पे मोल हटा दो, पर केल्विन आ गया, ये आंसर आपका है किलो जूल पर केल्विन में, और आपके ऑप्शंस किसी में जूल पर केल्विन के अंदर। तो आपको पहले नंबर पे पता क्या मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा, जब असली पेपर चलेगा वो लोग ऐसे लिख देंगे 0.03 जूल पर केल्विन, ठीक है, ऐसे करके देंगे। तो अब वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ताकि आप सबसे पहले ए को टिक कर लो। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 0.03 इंटू 1000, फिर ये जूल पर केल्विन पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर, चले, यस सर। चलो ये हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी देखो, सबसे पहले तो ना ये बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लिख रखी है
कि ना नॉन मैकेनिकल वर्क हमें कोई भी सिस्टम जितना दे सकता है वो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है जी, इसको जो है सिंपली ऐसा लिखते हैं, सबसे छोटे शब्दों के अंदर, इतना भारी मत पढ़ो। अगर कोई डेफिनेशन पेपर में पूछता है तो ऐसे लिख दो, इट इज द नॉन मैकेनिकल, ब्रैकेट में लिख देना, नॉन पीवी वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है बच्चों, जैसे कि मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या है, मेरे को पीवी वर्क तो मिल नहीं रहा होगा, कोई पिस्टन विस्टन तो मूव करेगा नहीं। आप बीकर के ऊपर लगा दो, केमिकल रिएक्शन करा दो, पिस्टन मूव करेगा नहीं। जब पिस्टन मूव करता है तो हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, लेकिन वर्क डन हमें और भी फॉर्म्स में मिल सकता है। वहां पे केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, वो भी टाइप ऑफ एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। तो वहां पे जो हमें नॉन मैकेनिकल वर्क मिल रहा होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है, कहाँ पे हमें नॉन मैकेनिकल वर्क मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी रट लो, ठीक है, जो चीज रटने की वो समझ लो, और जो फॉर्मूला है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा तुमको। फॉर्मूला कहता है जी की वैल्यू होती है H माइनस टी एस, ठीक है जी। इसका डेल में लिखोगे डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इससे क्या करते हैं, हम स्पॉन्टेनिटी देखते हैं किसी भी प्रोसेस की। सीधी सी बात यह है कि स्पॉन्टेनिटी देखनी है। स्पॉन्टेनिटी तब आएगी जब डेल जी नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनिटी डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस पे दिमाग लगाना है कि डेल जी कब नेगेटिव आएगा। मतलब डेल जी नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों नेगेटिव हो, दोनों की दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म जो है मुझे एक नेगेटिव आंसर दे, और जो बची हुई है, बचा हुआ पार्ट भी नेगेटिव दे। तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, नेगेटिव, पक्का नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव दे रही है और एक नेगेटिव दे रही है तो फिर देखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव वाली बड़ी है तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा, और अगर पॉजिटिव वाली बड़ी है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमें डेल जी की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, सिंपल सा, डेल जी नेगेटिव, डेल जी इक्वल नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी इक्वल पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी पता है, कोई रिएक्शन अपने आप होएगा, आपने उसको सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के रख दिया, अपने आप वो रिएक्शन बढ़ने लग जाएगा, तो वो स्पॉन्टेनियस है। और अगर कोई अपने आप नहीं हो रहा है, आप हीटिंग वगैरह करोगे, ऐसे करके उस रिएक्शन को जबरदस्ती कराओगे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ठीक है। और अगर आपका डेल जी बच्चों जीरो आ जाए, डेल जी इक्वल जीरो, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका जो है ए प्लस बी से यदि सी बन रहा है, तो आपके बीकर के अंदर एक टाइम ऐसा होगा जब ए प्लस बी भी पड़ा होगा और सी भी पड़ा होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगला जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा ना, उसके अंदर पढ़ेंगे कि आप ए प्लस बी डालोगे, उससे सारा का सारा ए प्लस बी खत्म नहीं होएगा और सी नहीं बना देगा, आपका कुछ ए प्लस बी बच जाएगा और कुछ सी बन जाएगा। आप जैसे ही उसके अंदर फिर लीड चैटलियर प्रिंसिपल होता है, अगर आप सी बढ़ा दोगे तो पीछे की तरफ जाके थोड़ा सा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कंप्लीट नहीं होते रिएक्शन, ठीक है। इसमें शक बताओ, उसके बाद क्वेश्चन दिखाता हूँ, इतनी सी बात से सारे क्वेश्चन हो जाए। सर इसमें एस क्या है? एंट्रोपी चेंज, डेल एच इज एंट्रोपी चेंज, दिस इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, उसको टी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है। और डेल एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है जी। ये हो गई तीनों चीजें। इसके बाद में देखो, अब टेबल बना रखी है यहाँ पे, ऐसी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डेल जी, यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाते हैं, टेबल बन जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एच और डेल एस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, बस ये दो में डिसाइड करें। जीरो होना तो बेकार केस है। अच्छा जी, अगर मेरा डेल एच जो है पॉजिटिव है, ठीक है,
और हमारा डेल एस क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो हमको क्या मिलेगा, ओवरऑल डेल एच जो है मेरा पॉजिटिव है, माइनस माइनस नेगेटिव चीज मिलेगी, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, प्लस। यानी ये दोनों क्या बनाएंगे, डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और डेल एच को क्या बोल दिया मैंने, पॉजिटिव। तो मेरे को डेल जी क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव मिलेगा। दो पॉजिटिव टर्म्स अगर आप जोड़ेंगे, रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन या प्रोसेस, कोई भी चीज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है जी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्या करो, नेक्स्ट कॉलम में इनको पलट दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी, नेगेटिव इनको है। पलट, हाँ हाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी बिल्कुल। इस केस के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। अब क्या करो, इसको पॉजिटिव लिख दो और इसको नेगेटिव लिख दो। अब देखो क्या होगा, अगर मेरा ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, एंट्रोपी वाला, तो डेल एस जो है माइनस टी डेल एस, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव है, ये ओवरऑल क्या देगी, पॉजिटिव देगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला केस तो हम लिख चुके हैं क्या, दोनों ये अपोजिट, लिखा तो सब दोनों पर सेम में। का लिखना है, दोनों सेम का लिखना है, सॉरी, दोनों सेम का केस। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये भी। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। सर अब ये इसके डिपेंड करेगा डेल्टा एच बड़ा या डेल्टा किसकी एच। किसकी वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे, डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। इसमें टेम्परेचर डिसाइड करता है, तो मेरे पास जो एंथैल्पी है वो क्या कह दी मैंने, ये हमेशा पॉजिटिव है, और मैंने कहा ये चीज भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वही एंथैल्पी की जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको काट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा और आपकी ये एंट्रोपी पॉजिटिव, तो जो भी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, तो वो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इस एंथैल्पी वाले पॉजिटिव को काट जाएगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, हाई टेम्परेचर, अरे यार मेरी टेबल मिट गई, बच गई, हाई टेम्परेचर के ऊपर कि सर प्लस हो गई ना, क्या, प्लस नहीं होएगा, देखो, एंथैल्पी और एंट्रोपी आपने प्लस कर दिया। एंड ये दोनों प्लस लिए हैं, बिल्कुल प्लस लिए हैं, ये देखो, ये वाली चीज मैंने प्लस ली है पॉजिटिव, ये वाली चीज क्या ली है, पॉजिटिव। ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव बनेगा। तो अब अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वाली से बड़ी हो, तभी तो मेरा डेल जी ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अगर मेरे को मेरा डेल जी ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, तो मेरे को टी डेल एस की जो नेगेटिव वैल्यू आने वाली वो बड़ी चाहिए। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू डेल एस से मल्टीप्लाई होगी और मेरे को नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी मिल जाएगी। यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर हमको स्पॉन्टेनियस मिलेगा, अगर टेम्परेचर लो है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू कम आएगी, एंथैल्पी की जो पॉजिटिव वैल्यू उसको काट देगी। ये जैसे इसको काट देगा, हमारा डेल जी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके सर। समझे, किसी को इस बात में डाउट हो तो बता दो भाई, नो सर। बहुत मुश्किल नहीं है ये बात। और लो टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल, डेल जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, डेल जी इज नेगेटिव एंड स्पॉन्टेनियस। सर अभी क्लास होगी क्या? हाँ, अभी क्लास होगी थोड़ी देर और। मत तुम्हारी और कोई क्लास है क्या? नहीं सर, ट्यूशन का टाइम हो रहा था इसलिए। अच्छा बस 10 मिनट दे दो, बस खत्म है। यस। स्पॉन्टेनिटी का बता दिया, 10 भी नहीं लगेंगे। लो टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल जी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। सब लोग ना मेरे को डिस्क्लेमर डाल दिया करो क्लास की स्टार्टिंग में कि क्लास खींच सकती है कि नहीं खींच सकती, ठीक है। ये वैल्यूज दे रखी है, नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी ऐसा ही केस बन जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, अगर ये दोनों के दोनों, नीचे लिख रहा हूं, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, अगर ये दोनों की दोनों चीजें नेगेटिव है, डेल एच भी और डेल एस भी नेगेटिव और नेगेटिव, तो वहां पे क्या था, हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी कैसी टेबल ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो राइटिंग की दिक्कत मतलब
और लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, कोई शक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नो सर। ओके, ऑल सॉर्टेड। तो क्लास यहीं पे खत्म है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुन जाओ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुन जाओ, ये बचता है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट है। ये क्या कहता है कि यदि टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 हो जाए, दैट इज 0 डिग्री केल्विन, तो एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना सा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन आता है इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर आ सकता है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये ऐसा लिख रखा है कि आपका एंट्रोपी ऑफ एट एनी टेम्परेचर माइनस S0 के इक्वल Q रिवर्सिबल। ठीक है, ये क्या लिख रखा है, ये वाली टर्म को समझ जाओ बस। HT माइनस S0, ठीक है, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ Q रिवर्सिबल बाई T 0 से T। ठीक है, ये क्या लिख रखा है, आपको कह रहा है डेल S 0 से लेके किसी भी टेम्परेचर तक आप आए, उसके लिए आपका एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो आप लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन लिख दो। सर आप किसी भी टेम्परेचर से जिस भी टेम्परेचर पे जा रहे हो उसके लिए क्या करो, हीट का टेम्परेचर में डिवाइड करके उसका इंटीग्रेशन कर दो। बिल्कुल सही बात है। और ये किसके बराबर होगा, एस फाइनल। एस फाइनल क्या है, टी टेम्परेचर माइनस S0। यहां से ये क्या होता है 0, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। तो आपको FT क्या मिल जाता है, अगर आपको किसी भी टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज के एंट्रोपी की वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको वो दे देगा 0 से T। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, अब तक हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे को किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। अगर करनी होती है तो मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू देता हूँ और फिर कहता हूँ कि 1 मोल के लिए इतना है तो 2 मोल के लिए कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है और आपको 0 से T तक इसको इंटीग्रेट करना होता है, आपकी एंट्रोपी आ जाएगी। ठीक है जी, थर्ड लॉ इतना ही है। अब क्लास तो खत्म हो गई, थर्मोडायनेमिक्स एक तरीके से खत्म है। क्वेश्चंस का पार्ट